क्यों जिलाधिकारी को ये मानना पड़ा कि आप इतने खतरनाक व्यक्ति हैं कि देहरादून जिले के लिए आप खतरा हो सकते हैं और आपको जिला बदर कर दिया गया? जिला बदर डीएम द्वारा इसलिए भी करा गया क्योंकि पौंदा में उनके द्वारा ही वहाँ पर ज़मीन ली गई हुई थी और उस ज़मीन को राज्य सरकार में नीत होना चाहिए था, पर लेकिन वो नहीं करेगी और फिर हम पे ये कार्रवाई की। फॉरेस्ट की ज़मीन एक्चुअल 11 अक्टूबर 1952 में एक गजट नोटिफिकेशन आया था। उसमें ये कहा गया था कि जैसे 199 गांव देहरादून जिले की बता रहा हूँ मैं बात केवल आपको, उसमें उन्होंने चुगान के लिए छूट दी थी कि आप उसमें चुगान कर सकते हैं, अपना लकड़ी चुगान करें, गाय भैंस वगैरह चुराएं, पर आप उसमें मालिक नहीं रहेंगे। समय बीतता गया और उसके बाद रेवेन्यू और फॉरेस्ट और ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों की मिली भगत से वो ज़मीनें खुरदबुर्द हो गई। अभी आप अगर देखेंगे तो 80 एकड़ ज़मीन झारखंड में है, वो ज़मीन गई है। 80 एकड़ का मतलब अगर आप लगा लो 400-450 बीघा ज़मीन, वो आपको अभी भी धरातल में नहीं दिख रही है। वो है कहाँ? वो चुगान के लिए छोड़ी गई थी, तो वो है नहीं। कैलकुरी भट्टे में 10,000 बीघा ज़मीन छोड़ी गई थी। 10,000 बीघा। उसके अलावा सारी की सारी उसमें अब मतलब कागजों में वो ज़मीन आज भी वन विभाग की है? वो है। अच्छा, आपकी इस जर्नी में एक सबसे चर्चित आपके जो मामले जिन पर आपने आवाज़ उठाई और डॉक्यूमेंटेशन जमा किए, उनमें एक मामला एक मंत्री जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी है। उस मामले की लीड आपको कैसे मिली? देखिए, आप किसी के भी निकाल दीजिए, कई रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और जो आज भी वर्तमान में मिनिस्टर हैं चाहे विधायक हैं, कईयों का रिकॉर्ड्स है। बस सिंपल कैलकुलेशन है, कोई हमने इतना बड़ा वो नहीं करा, ये तो आप भी कर सकते हैं, कोई आम आदमी भी कर सकता है। तो ये कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिए। और ऐसे कई और भी हैं, कोई विधायक भी हैं, कई मंत्री भी हैं, सबका डाटा हमारे पास है। हॉर्टिकल्चर में जो अभी तक मैं आपको इतना बता दूं कि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा घोटाला आएगा। जो उद्यान घोटाला अभी चल रहा है उससे भी बहुत बड़ा आना है। मेडिकल का देखो, सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड में 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वो एक्ट कई स्टेटों ने अडॉप्ट करे, जिसमें उत्तराखंड भी है। अडॉप्ट करने के बाद वो धरातल पे काम नहीं हुआ, वो कागजों पे ही दब के रह गया। अगर वो चीज़ किसी भी मंत्री ने हमारे यहाँ या विधायक ने विधानसभा में आज तक इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। जो मान लो आयुष्मान में दे रखा है कि मेरा इलाज स्टंट पड़ने हैं मेरे, वो 30,000 का रेट है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी वो 30,000 का ही होगा। वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एक्ट अगर अच्छे से लागू हुआ तो कोई भी हॉस्पिटल उस 30,000 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। आज देहरादून की स्थिति इसलिए बर्बाद हो रही है जो इन चीज़ों का किसी को पता ही नहीं है। जो आपने देखा है देहरादून उत्तराखंड को, जो आपने महसूस किया है, उस पर इतनी अति हो जाए ना तो वो बड़ा चुभता है। और बहुत सी चीज़ें मैंने बोला ना, अब इसको करने के लिए हमने बहुत कुछ फेस भी करा है। नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा कवर में अक्सर एक नाम सुना होगा। उत्तराखंड के एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनके हवाले से हम कई बार कई खबरें आप तक पहुंचाते हैं। उनका नाम है विकेश नेगी। तो आज के प्रोग्राम में एडवोकेट विकेश नेगी हमारे मेहमान हैं। विकेश सर, बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। नमस्कार। पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति के मामले हों या उत्तराखंड में ज़मीन घोटालों से जुड़ी कई ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो आम जन तक नहीं पहुंच पाती, उनको आरटीआई के माध्यम से लोगों तक सामने लाते हैं। कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस उन्होंने फाइल की हैं जिस पर कई तरह के एक्शंस हुए हैं और कई बड़े लॉसेस जो हो सकते थे उन्हें रोका गया है। तो उन्हीं से बातचीत करेंगे बहुत सारे इश्यूज़ पे। कौन कौन से मेजर इश्यूज़ हैं करप्शन से रिलेटेड उत्तराखंड में, कितने तरह के ज़मीनों के घोटाले होते हैं, कई ऐसे घोटाले जो आम जन तक कभी पहुंचते ही नहीं या ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती कि इस तरह के कोई घोटाले एग्जिस्ट भी करते होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और अभी कुछ समय पहले ही विकेश भाई, कुछ समय पहले आपका नाम जब खूब चर्चाओं में आया पूरे उत्तराखंड में, वो इस वजह से आया कि आपको ज़िला बदर किया गया। तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि वो
वो पूरा मामला क्या था? क्यों जिलाधिकारी को ये मानना पड़ा कि आप इतने खतरनाक व्यक्ति हैं कि देहरादून जिले के लिए आप खतरा हो सकते हैं और आपको जिला बदर कर दिया गया? देखिए, ये शुरुआत आप ये लगाइए 2018 से, जब हमने उर्दू अनुवादकों का करप्शन बोल दीजिए आप उसे, जिनकी नौकरियां 28/2/96 को ख़त्म हो चुकी थी, वो आज तक भी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और अब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, मतलब उर्दू अनुवादक कहाँ तैनात थे, क्या? ये एक यूपी के टाइम की बात है। उस समय उर्दू अनुवादक लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए ये नौकरी निकाली गई थी, और वो भी 1 साल के लिए। और किस विभाग में ये तैनात? ये कई विभागों के लिए निकाली गई अच्छा। थी। फिर मज़े की बात थी, गढ़वाल, कुमाऊं और बुंदेलखंड में ये वैकेंसी नहीं थी। अच्छा। पुलिस वगैरह में हर जगह आई, हर जिले स्तर में हर जगह आई, पर लेकिन गढ़वाल, कुमाऊं और बुंदेलखंड में के लिए नहीं आई। अब यहाँ देहरादून में उस समय यूपी के टाइम पे कैसे करके कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से वो सब बना के ऑर्डर ला के यहाँ पर नौकरियाँ करनी शुरू कर दी, और उसी ऑर्डर पे लिखा है 28/2/96 को ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट्स हुए? ये अपॉइंटमेंट्स हुए थे, पर उसके बाद अगर उसमें कोई जगह खाली होती है तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। पर गढ़वाल, कुमाऊं और बुंदेलखंड में ये नौकरी नहीं थी, मैं आज भी अभी भी बता रहा हूँ। पर लेकिन किसी को इसका पता ही नहीं, और लोग करते रहे। कितनी वैकेंसीज रही होंगी ये लगभग, मतलब इन 3 जगह पे, या गढ़वाल और कुमाऊं में ही अगर हम देखें सिर्फ? नहीं, अगर जो यहाँ पर वर्तमान में अगर कार्य कर रहे हैं तो 58 लोग हैं इस समय। 58 लोग? अच्छा। अभी भी प्रेजेंट में, अभी भी वो जॉब पे हैं? जॉब पे है। अच्छा। दूसरी चीज़, इसमें कई मामले रिट में पड़े भी, तो उन्होंने ये कहा कि इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये हुई। पर लेकिन हुआ क्या, यहाँ प्रमोशन भी मिल गए, नौकरियाँ भी चल रही हैं। अब हाई कोर्ट वगैरह में जब ये गए तो वहाँ पर इन्होंने ये छुपा दिया कि 28/2/96 को इनकी नौकरियाँ समाप्त हो चुकी हैं। तो इसी मामले को लेके हमने क्यू वारंटो रिट फाइल करी, ठीक है, और वो अभी विचाराधीन है। उस पर हमने यही कहा है कि ये किस अथॉरिटी से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नौकरियां 28/2/96 को ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो मामला चलता रहा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोग इतने बेरोजगार हैं, वो उस जगह पे जाते हैं। और लगभग कितनी सैलरी होती है एक अनुवादक की आज की तारीख में? आज की तारीख में अगर आप लेके चलें तो मिनिमम से मिनिमम लेके चलूँ तो 60-70 हज़ार रुपये तो है ही पर मंथ। और विभाग का कौन से विभाग में है तो उस हिसाब से, यहाँ तक कि आबकारी में उनको इंस्पेक्टर तक बना दिया। अच्छा। और पुलिस में उनको ASI वगैरह का वो दे दिया, क्लर्किकल उसमें लेके आ गए। तो वो मामला चल रहा है, क्यू वारंटो रिट हमने फाइल करी। उसके बाद करते करते धीरे धीरे फिर हमने सीनियर सिटीजन्स का लिया, कि उसमें सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 है, उस पर लिखा है कि हर महीने एक दरोगा रैंक का अधिकारी हर मोहल्ले में एक मीटिंग लेगा, पर वो आज तक नहीं होता है। दूसरा, उनको कोई भी सीनियर सिटीज़न हो, उनके यहाँ आपने जाना है, उनको अपने नंबर देने हैं। मान लो उनको तबीयत ख़राब है या कुछ सामान भी अगर मंगाना है, मतलब को है नहीं उनके घर में करने वाला, तो वो उनको फ़ोन करेंगे। ये पुलिस की जिम्मेदारी है? ये पुलिस की है, और DM ने वो सब उनको दे रखा है। पर लेकिन वो नहीं चल रहा ना। आप भी अगर यहाँ बैठे तो आपको भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ होती है। और पंपलेट वगैरह भी छापने हैं और बैनर वगैरह लगाने, सब कुछ करना है, पर ये धरातल पे इतना कोई काम नहीं होता है। तो उसकी भी हमारी PIL पड़ी हुई है। फिर हमने सॉर्टर हाउस का डाला था कि यहाँ जो सॉर्टर हाउस है नहीं, तो ये मीट बिक कैसे रहा है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आ कहाँ से रहा है और बिक कैसे रहा है। तो प्रशासन भी इसमें सब मौन बैठे हुए हैं। तो वो हमने हाई कोर्ट में डाला, तो हाई कोर्ट ने इनसे जवाब भी मांगा। उसके बाद हमने चाय बागान वगैरह का करा। तो करते करते जब ये चीज़ हुई, तो उसमें पूर्व DGP अशोक कुमार जो थे, उनके पार्टनर थे राकेश डोभाल। अच्छा, किस चीज़ में पार्टनर? बैडमिंटन एसोसिएशन में। अच्छा। और वो ज़मीनों के काम करते हैं। तो उनके द्वारा एक ज़मीन का विवाद चल रहा था,
उसमें हम पैरवी कर रहे थे, तो उनके द्वारा हमारे ऊपर 3 मुकदमे करवाए गए। ये कब की बात है? ये 2022 की। अच्छा। और हमारे क्लाइंट ने उनके खिलाफ कई मुकदमे लिखने की तहरीर दी, पर उसमें पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा था। पर लेकिन उसमें हमारे खिलाफ भी, जबकि सिविल मैटर पेंडिंग थे, जब हमारे क्लाइंट की जब कोर्ट में उन्होंने वो डाला तो वहाँ पर पुलिस ने रिपोर्ट दे दी कि सिविल प्रकृति के मामले हैं और सिविल विवाद चल रहे हैं। तो वहाँ से वो करते करते फिर हमारे पे 3 मुकदमे लगवाए गए। फिर उसके बाद जब हमने ये चाय बागान वगैरह का जो ये सारा प्रोसीजर चलता रहा, और उसके बाद हमने मंत्री और मेयर इन सब के जो करप्शन के ये खोले, फिर हमने जब आपका उसका ये पौंदा वाला मामला खोला, तो ये इनके बाद फिर हमारे ऊपर 3-4 मुकदमे और लगाए गए, और उसके बाद हमको जिला बदर, और जिला बदर डीएम द्वारा इसलिए भी करा गया क्योंकि पौंदा में उनके द्वारा ही वहाँ पर ज़मीन ली गई हुई थी। अच्छा। और उस ज़मीन को राज्य सरकार में नीत होना चाहिए था, पर लेकिन वो नहीं करेगी, और फिर हम पे ये कार्रवाई की गई। अच्छा, इस पौंदा वाले इशू को अभी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो आदेश आपको जिला बदर करने का निकाला गया, उसकी भाषा क्या थी? उसमें आधार क्या लिया गया? सरकार मतलब डीएम का तर्क क्या था कि क्यों जिला बदर किया जा रहा है? कि हमारे द्वारा जनता में भय है। अच्छा। और उन्होंने जो रिपोर्ट आई है उससे पूरा जनता घबराई हुई है हमसे। कौन सी रिपोर्ट? जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है। अच्छा। वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा, इंटरनली मतलब पुलिस से आपके बारे में पूछा गया तो पुलिस ने ये बताया? पूछा कुछ नहीं गया है, बस नहीं, लेकिन भाषा में उसका ये लिखा गया ये है कि भाई अब किस पब्लिक विटनेस से इन्होंने पूछा, वो तो सबसे बड़ा सवाल है। पर जो भी है उन्होंने वो करा और रिपोर्ट बना के ये दे दी कि हमारा जो भय है समाज के अंदर है, तो हमारे भय से सब लोग घबराते हैं, तो इसलिए हमें ज़िले से बाहर होना चाहिए। अच्छा। तो ये इन्होंने रिपोर्ट दी है। अच्छा, हालांकि वो फिर आप अपील में गए और गढ़वाल कमिश्नर के यहाँ जब वो लगा तो वो निरस्त कर दिया गया डीएम का वो आदेश। निरस्त कर दिया जी। अच्छा, तो विकेश भाई अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं क्योंकि जिनको आपने समय समय पे उठाया है, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए एक एक इशू को थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे आपने अभी पासिंग रिमार्क में आपने बहुत सारे इश्यूज़ बताए कि पौंदा का एक इशू था, सीनियर सिटीजन्स का एक इशू था, ये अनुवादकों वाला एक इशू था। तो इस पूरी जर्नी में पिछले समय, इतने समय से आप एक एक्टिविस्ट के तौर से, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर से काम कर रहे हैं, इस जर्नी में अगर हम क्वांटिफाई करके देखना चाहें कि कौन सा ऐसा मामला आपको लगा जो सबसे बड़ा नंबर्स पैसों के मामले में आपको लगा कि इसमें सबसे बड़ा घोटाला है, उससे शुरुआत करते हैं कि चाहे वो ज़मीनों से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी हो, जिस मामले में आपने आरटीआई मांगी होंगी और आपको ये पता लगा कि ये तो हज़ारों करोड़ की गड़बड़ दर्शा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मामला तो सबसे अगर आप लेके चलें तो सीलिंग की ज़मीनों का है। सीलिंग की ज़मीनों का? सीलिंग की है, उसी में चाय बागान की भी है। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये मामला? देखिए, सीलिंग की ज़मीन 72 में जब सीलिंग एक्ट आ गया था तो उसमें 12.5 एकड़ से ज़्यादा जिस पे होती थी, तो और 18 एकड़ का जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ था, उसके बाद वो सब सीलिंग में आ जाती थी। ये अर्बन सीलिंग की बात कर रहे हैं आप? रूरल में तो क्योंकि वो ZALR में ऑलरेडी कवर्ड था 12.5, ये अर्बन सीलिंग की, ग्रामीण सीलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर ये आ गया था। उसके बाद जो उससे बचने के लिए चाय बागान के लिए उसमें छूट मिली हुई थी। अच्छा। तो जिन्होंने फिर चाय बागान वगैरह में उसमें करा था उनको छूट मिल गई थी। पर लेकिन उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आया है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद जिनकी भी सेल डेट्स हैं वो सब शून्य है। अच्छा। चाय बागान में उससे पहले की जो हो रही की वो कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ ये स्पेसिफिक देहरादून का चाय बागान की आप बात कर रहे हैं? नहीं, देहरादून के लिए नहीं, वो सब पे लागू होगा। अच्छा। पूरे उत्तराखंड में। अच्छा। चाहे आप कुमाऊं का चाय बागान लीजिए, चाहे कहीं का भी ले लीजिए। ठीक है। फिर उसमें और जब ये आया तो यहाँ पर विकास नगर, आपका रायपुर, विकास नगर, आपका आर्केडिया, कई और जगह में सरकार की सारी ज़मीनें सीलिंग की हों, चाय बागान की हों, सब बिक रही थी क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं था। रिकॉर्ड में जब हमने एक और आरटीआई मांगी तो जो तत्कालीन डीएम थी मनीषा पंवार, उन्होंने 2015 में 2016 में 2017 में 2018 में 2019 में 2020 में 2021 में 2022 में 2023 में 2024 में 2025 में 2026 में 2027 में 2028 में 2029 में 2030 में 2031 में 2032 में 2033 में 2034 में 2035 में 2036 में 2037 में 2038 में 2039 में 2040 में 2041 में 2042 में 2043 में 2044 में 2045 में 2046 में 2047 में 2048 में 2049 में 2050 में 2051 में 2052 में 2053 में 2054 में 2055 में 2056 में 2057 में 2058 में 2059 में 2060 में 2061 में 2062 में 2063 में 2064 में 2065 में 2066 में 2067 में 2068 में 2069 में 2070 में 2071 में 2072 में 2073 में 2074 में 2075 में 2076 में 2077 में 2078 में 2079 में 2080 में 2081 में 2082 में 2083 में
उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे चाय बागान की ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन का खरीद फरोख्त हो रही है, पर लेकिन वो फाइल भी दब गई और रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं हुई। उसका फ़ायदा इन सब लोगों ने उठाया, तो उससे सरकार की करोड़ों रुपयों की ज़मीनें चली गई। और उसमें यह है कि अब इन्होंने जो रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं उसमें वो राज्य सरकार में चली तो गई हैं, पर लेकिन राज्य सरकार का कब्जे किसी में नहीं है। अच्छा। अब कब्जा नहीं है तो खाली वो लोग जिनके मकान बने हैं या प्लॉट हैं वो खाली के खाली पड़े हुए, या मकान बने हैं तो वो मकान में रह रहे हैं, पर लेकिन सरकार ने किसी को टेक ओवर नहीं करा। मतलब पोजीशन उन्हीं का है जिनके पास, पोजीशन उन्हीं का है, पर लेकिन उनके राइट्स ख़त्म हो गए हैं। ये उसमें हुआ है। और उसके बाद फिर आपका हमने उठाया ये फॉरेस्ट की ज़मीन का। ये भी एक बड़ा इशू है। फॉरेस्ट की ज़मीन एक्चुअल 11 अक्टूबर 1952 में एक गजट नोटिफिकेशन आया था। उसमें ये कहा गया था कि जैसे 199 गांव, देहरादून ज़िले की बता रहा हूँ मैं केवल आपको, उसमें उन्होंने चुगान के लिए छूट दी थी जंगलों से। मतलब कि आप उसमें चुगान कर सकते हैं, अपना लकड़ी चुरा लें, चुगान करें, गाय भैंस वगैरह चुराएं, और पर आप उसमें मालिक नहीं रहेंगे। समय के बाद समय बीता गया और उसके बाद रेवेन्यू और फॉरेस्ट और ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों की मिली भगत से वो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो गई। अभी आप अगर देखेंगे तो 80 एकड़ ज़मीन झारखंड में है, वो ज़मीन गई कहाँ? 80 एकड़ का मतलब अगर आप लगा लो 400-450 बीघा ज़मीन, वो आपको अभी भी धरातल में नहीं दिख रही है। वो है कहाँ? वो चुगान के लिए छोड़ी गई थी। अच्छा। तो वो है नहीं। कैलकुरी भट्टे में 10,000 बीघा ज़मीन छोड़ी गई थी। 10,000 बीघा। उसके अलावा सारी की सारी उसमें अब मतलब कागज़ों में वो ज़मीन आज भी वन विभाग की है। वो है। अब जैसे बंजर, नाले, खाले, यहाँ तक कि बंजर के पट्टे आपने काट के उनको दे दिए लोगों को, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि 8 अगस्त 1946 के बाद जितने भी पट्टे दिए गए हैं वो सब वॉइड है। किसी में भी, चाहे आप ग्राम समाज के पट्टे काट के दे रहे हैं, चाहे नगर निगम उनको लीज दे रहे हैं, चाहे आपने हरियाली पट्टे दिए हैं, चाहे आपने वर्ग 3 के पट्टे दिए हैं, वर्ग 4 के दिए हैं, कोई सा भी पट्टा है, सब के सब फॉरेस्ट की लैंड है और राज्य सरकार उसकी केवल कस्टोडियन है, मालिक वो भी नहीं है। तो ये सब खेल चल रहे हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ पे धरातल पे आज क्या क्या चीज़ें टाइप की, मतलब लगभग सभी कुछ बना है, इन पे मॉल्स बने हैं, सभी कुछ। अगर आप अभी भी सर्वे करा लें फॉरेस्ट से, जब हमने जब PIL डाली थी तो हाई कोर्ट ने कहा कि DFO की कमेटी बनेगी और 6 महीने में रिपोर्ट। पर अब एक हमें बुलाया गया कालसी वाले में, बाकी में कहीं किसी ने नहीं बुलाया, ना किसी ने कुछ वो करा, उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा। वो कह रहे हैं हम राज्य रेवेन्यू वालों से पूछेंगे, उनके पास धारा 4 के नक्शे नहीं है, तो ये जांच करेंगे क्या? हमने उनको बोला कि जो भी पट्टे आप रिकॉर्ड देखिए, जो भी पट्टे कटे हैं वो सब आपके हैं। तो बोल रहे जी हम कैसे करेंगे? अब उनको यही नहीं पता कि करना क्या है, तो धरातल में काम क्या करेंगे। आज देहरादून की स्थिति इसलिए बर्बाद हो रही है जो इन चीज़ों का किसी को पता ही नहीं है। तो ये अब जो मैंने आपको बताया, अभी एक और आया था कि रायपुर में, लाडपुर में 250 बीघा ज़मीन फॉरेस्ट की में पूरी कॉलोनी बन गई। अब तो ये कर क्या रहे हैं? यहाँ तक कि जंगल साल, झाड़ी जंकार, वो भी फॉरेस्ट का है, जिसको नगर निगम या ग्राम समाज बोलता है हमारी है, वो सब फॉरेस्ट की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 2021 आया, 2024 आ गया, 96 का आ रखा, कई जजमेंट आ गए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी ये ग्राम समाज, नाले, खाले, बंजर, जितने भी वो पट्टे सब फॉरेस्ट की हैं। अच्छा, ये पौंधा का जो मामला था जिसका आपने जिक्र भी किया, वो भी फॉरेस्ट लैंड का ही इशू है? उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ IAS कॉलोनीज़ हैं
और इस वजह से भी बहुत वो इशू ऐसा है कि कभी उस पर कार्रवाई हो नहीं पाती, क्योंकि प्रभावशाली पदों पे जो लोग बैठे हैं उनके सीधे हित जुड़ते हैं, उन्हीं के पास वो पोजीशंस हैं। क्या है वो पूरा इशू, क्या है? देखिए, वो इशू ये है कि वो जो हरिजन की जो एससी लोगों की लैंड थी, उसको विदाउट परमिशन 161 में एक्सचेंज कर दिया गया। अच्छा, कितनी ज़मीन है वो 201 बीघे करीबन 200 बीघा के करीबन जमीन, उसमें जनरल की भी है और एससी की भी है। अच्छा, और वहाँ पे फिर क्या एक कॉलोनी बनाई गई? दिशा 1, दिशा 2 के नाम से 2 कॉलोनियाँ बनी गई। और ये कॉलोनीज एक्सक्लूसिवली आईएएस ऑफिसर्स के लिए हैं? हाँ, उसी में उनका और कोई बिस्ट हैं, कोई माथुर हैं, वो लोग सेल आउट कर रहे हैं। और उसी में लिखा है कि जो एडीएम जो तत्कालीन एडीएम थे बनवाल जी, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें किसी में भी 161 की जो कार्रवाई की गई है उसमें कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। अच्छा। डीएम की। इसके बाद इन्होंने कई हरिजन जो एससी लोगों की ज़मीन है वो विदाउट परमिशन बेच दी। दूसरी चीज़ 141 जो करा के जो बेची गई हैं उसमें भी डीएम की अनुमति नहीं है। अब यूपीजेड में साफ स्पष्ट लिखा है 157 का क्लॉज हमेशा लागू रहेगा, उसके लिए डीएम की अनुमति चाहिए, और डीएम की अनुमति तब होगी वो डीएम साहब का विवेक है। दूसरा उसमें है सर्वोदय वाली जो डीएम साहब से जब मेरी बात हुई थी, तत्कालीन ये जो डीएम से इनसे पहले थी, उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा कि ये सर्वोदय वाला मामला है, जबकि वो मामला गुड़गांव का एक कोई पेटिशन है, उसका मामला जो इन्होंने खतौनी में दर्शाया हुआ है, और इसका मामला सीआरसी कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा है। और प्रॉपर्टी एक्ट 54 कहता है कि जब तक आप जो मामला कोर्ट में विचार देना, आप उसकी सेल आउट नहीं करेंगे, और वहाँ पूरी की पूरी ज़मीन बिक चुकी है। कई ज़मीनों में उसमें 154 की कंप्लाइन नहीं हुई, मतलब बाहर वालों ने ले रखी है और उसमें अनुमति बिना अनुमति के वो बेची गई है। तो पूरा का पूरा ही प्रोजेक्ट झोल में है वो। अच्छा। तो उसमें दूसरा वन विभाग से ने जो हमने जब मांगा कि इसमें पेड़ कटे हैं, तो उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर दूसरी जब उन्होंने आरटीआई में दिया, उन्होंने कहा जिन्होंने खरीदा है उनके नाम की परमिशन है, और कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा ही झोल है। अच्छा, आपकी इस जर्नी में एक सबसे चर्चित आपके जो मामले जिन पर आपने आवाज़ उठाई और डॉक्यूमेंटेशन जमा किए, उनमें एक मामला एक मंत्री जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी है। उस मामले की लीड आपको कैसे मिली और उस पर फिर आगे फर्दर कार्रवाई आपने क्या की, अभी के स्टेज पे, इस बारे में बताइए। देखिए, लीड अब वो तो जो भी सोर्सेज रहे होंगे उनको हम क्या बताएं, पर नहीं, उसके मतलब बाद सोर्स डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो तमाम मंत्री हैं जिन लोगों का मतलब जिन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले बनते हैं या प्रथम दृष्टिया नज़र आते हैं कि भाई 5 साल पहले तक मंत्री जी के पास कुछ नहीं था और आज इतना कुछ हो गया है। तो ऐसे देखिए, आप किसी के भी निकाल दीजिए, कई रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और जो आज भी वर्तमान में मिनिस्टर हैं चाहे विधायक हैं, कईयों का रिकॉर्ड्स है। अच्छा, सीधा आप चुनाव आयोग से इनका फर्स्ट डे इलेक्शन का रिकॉर्ड ले लीजिए, और इन्हीं का शपथ पत्र मांग लीजिए, मतलब हाँ, किसी का भी ले लीजिए, और उसके बाद या ARD की रिपोर्ट ले लीजिए, ADR की रिपोर्ट ले लीजिए, वो नेट में आपको मिल जाती है, आप उससे कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी इनका प्रॉपर्टीज़ वगैरह का है वो आप सारी कैलकुलेशन, और जो इनको पे मिल रही है वो सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसमें इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। सीधा कैलकुलेट तो वो होता है कि जो इनको तनख्वाह मिली है और जो इन्होंने वो दिखाया हुआ है, और स्पेशली अगर उन्होंने ये दिखाया कि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। हाँ, बस सिंपल कैलकुलेशन है। कोई हमने इतना बड़ा वो नहीं करा, ये तो आप भी कर सकते हैं, कोई आम आदमी भी कर सकता है। तो ये कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिए। और ऐसे कई और भी हैं, कोई विधायक भी हैं, कई मंत्री भी हैं, सबका डाटा आप हमारे पास है। लेकिन जब आप किसी एक स्पेसिफिक मंत्री का इस तरह का डेटा निकालते हैं, पब्लिक डोमेन में रखते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है? आपको सीधे सीधे उनकी तरफ से अप्रोच भी किया गया, या कोई भी मंत्री अगर आप, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने भी बताया कि ADR की रिपोर्ट्स ही निकाल लीजिए, उन्हीं से पता चल जाता है कि लगभग चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अमूमन वही ट्रेंड देखा जाता है कि कई गुना संपत्ति जो है वो बढ़ जाती है नेताओं की। तो लेकिन इस सब के बीच में जब आप एक को
हैंड पिक कर लेते हैं कि नहीं ये वाले मंत्री जी जो हैं इनका इतना 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 रहा? देखिए, कईयों ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसीजर में टाइम लगता है। हम एक साथ सबका खोल देंगे तो हम खुद हौच पौच में आ जाएंगे। स्टेप टू स्टेप कार्रवाई की जाती है। और मान लो हमने आज इनका खोला है, इन मंत्री जी का खोला है, तो उसमें प्रोसीडिंग में टाइम लगता है। अब साल भर हमें 156(3) की प्रोसीडिंग में लग गया। अब उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमने शपथ पत्र विजिलेंस को नहीं दिया, जबकि किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम अब अपील में फाइल करेंगे। तो पर लेकिन कहने का मतलब है कि एक प्रोसीजर को करने में टाइम लगता है। अगर हम सबका एक साथ खोलेंगे तो हम खुद उसमें हौच पौच में आ जाएंगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक का रिकॉर्ड निकाला जाता है, रिकॉर्ड रख के धरातल पे सबके पब्लिक के आगे रखा जाता है। अच्छा विकेश भाई, हमारी ऑडियंस को समझाने के लिहाज से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जैसे पिछले लंबे समय से आप आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, तो दो चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए बताएं। एक तो ये कि आरटीआई का बेहतर इस्तेमाल आम इंसान भी कैसे करे, ताकि बहुत कम आरटीआई एक्टिविस्ट पे ही डिपेंड ना रहें लोग। आम जो पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल टेक सेवी लोग हैं, अपने फ़ोन्स, इंटरनेट हर कोई इस्तेमाल करता है, लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं। जब बिजली का बिल ऑनलाइन भर सकते हैं, पानी का बिल ऑनलाइन भर सकते हैं, तो ऑनलाइन आरटीआईज़ भी फाइल की जा सकती हैं। बस ये है कि लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस बारे में और विस्तार से बताएँ। और एक चीज़ और बताएँ कि, या पहले इसी को आप बताएं, फिर मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। देखिए, आरटीआई जब आप लेते हैं तो आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप उसमें 10 रुपये का मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस लेने हैं आप उसको ड्राफ्ट करके डालिए। साथ में आप ऑनलाइन उनको पेमेंट भी कर दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट का लगभग हर विभाग में क्या क्यूआर कोड वगैरह होता है? क्या सब होता है, सब होता है उनका। अच्छा, नेट बैंकिंग के थ्रू आप सब आप डाल सकते हैं। आप डाल दीजिए, उसके बाद वो 30 डेज में आपको जवाब देंगे। मानो उसमें एक्सिस पैसे और लगते हैं, मान लो 2000 उसकी कॉपियाँ हैं तो वो पर 2 रुपीज़ पर पेज आपसे डिमांड करेंगे। उसका आपको डीडी देना है या स्टैम्प पेपर लगा के देना है। हाँ, अगर आपका केंद्र का मामला है तो आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अच्छा, या आपको जो ऑनलाइन आप देते हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर स्टैम्प पेपर नहीं चलता, स्टेट के अंदर स्टैम्प पेपर चलेगा। अच्छा, या ऑनलाइन जब आप पेमेंट करें तो ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट का हिसाब हो जाएगा। अच्छा। और ये भी बताइए कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पहली बार अगर कोई व्यक्ति आरटीआई लगाता है तो विभाग अमूमन घुमा देने वाले जवाब देता है। मतलब एक तो लोगों को क्योंकि क्वेश्चन ड्राफ्ट करना बहुत अच्छे से नहीं आता, तो विभाग बच निकलने के तरीके खोजता है कि या तो ये बोल देगा कि ये धारित सूचना नहीं है, या ये बोल देगा कि ये फलां विभाग या मंत्रालय से संबंधित है, हमारे से संबंधित नहीं है, या ये बोल देगा कि प्रश्न सूचक तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो कुछ टिप्स भी बताइए कि जिनका ध्यान आरटीआई लगाने वाले व्यक्तियों को प्राइमरीली रखना चाहिए, ताकि उनकी पहली ही जो ड्राफ्ट वो भेजें वो उस पर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल पाए। आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। सबसे पहले तो आपको कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं उसमें आप क्वेश्चन मत मांगिए, क्योंकि आप उसमें उनसे पूछ नहीं सकते कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने जो भी मांगना है कि मानो आपने ये कहा है कि उस खेल यूनिट में क्या आपके यहाँ इतने पद खाली हैं, तो आपने अगर क्या लिख दिया तो क्वेश्चन में आ गया। आप लिखेंगे कि आपके यहाँ कुल कितने पद खाली हैं, उनका संपूर्ण विवरण दीजिए। तो आप एक तरह से उनसे ही उनकी तरीके से आप उनसे मांग रहे हैं। अगर आपने जहाँ पर आपने क्या या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्न सूचक अगर बनाया तो वो आपको सीधा मना कर देंगे। दूसरी चीज़, मान लो आप वो सूचना एक एग्रीकल्चर विभाग की है और आपने डीएम से मांगी है, तो डीएम उसको 6-3 में फॉरवर्ड कर देगा उस विभाग को। तो मतलब आपको ये लगता है कि मैं किसको दूंगा, या मान लो आपने सूचना लेनी है एग्रीकल्चर विभाग की, आपको ये नहीं पता एग्रीकल्चर में मैंने किससे लेनी है, तो आपने मान लो डीएम को दे दिया है, या आपने मुख्य सचिव को दे दिया, या आपने सेक्रेटरी को एग्रीकल्चर को दे दिया, तो वो 6-3 में उसी जगह को फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, ये एक तरीका है। और बाकी फिर जहाँ पर ये लिखते हैं धारित नहीं है,
कई चीज़ें तो वो आपके उसी चीज़ में काम आ जाती हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं है, या मान लो आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इन्होंने गलत दी है, तो उसकी फर्स्ट अपील 19(1) में दायर की जाती है उसके अपीली अधिकारी को। तो ये एक छोटे वो है, बाकी तो ये बहुत आगे का विषय रह गया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हाँ, अच्छा, हॉर्टिकल्चर का अभी हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ बड़े इश्यूज वहाँ पे हैं, उसको भी थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि देखिए ये ऐसे विभाग हैं इनके बारे में आम जन को पता ही नहीं चलता। कभी कहीं 2 कॉलम की एक खबर आती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा पेड़ पौधों की खरीद में इतने का घोटाला हो गया या ऐसा हो गया, लेकिन असल में कितना बड़ा कितना व्यापक है वहाँ हो रहे करप्शन का जो फलक है, उसको एक बार हमारी ऑडियंस के लिए देखिए, बताइए। ये हॉर्टिकल्चर में जो अभी तक, मैं आपको इतना बता दूं कि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा घोटाला आएगा। जो उद्यान घोटाला अभी चल रहा है उससे भी बहुत बड़ा आना है। यहाँ तक मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, हॉर्टिकल्चर में हाल क्या हो रखा है कि जैसे आपकी 1 बीघा ज़मीन है और उसमें 20 पेड़ उगेंगे, तो हॉर्टिकल्चर ने अपने रिकॉर्ड में उस 1 बीघे में 100 पेड़ लगा दिए। अच्छा, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता मतलब ग्राउंड पे लगते हैं 20, कागजों में दिखाए जाते हैं 100। हाँ, अच्छा। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है, और ये 100-200 का नहीं है, कई हज़ार का है। और इसमें क्या, मतलब ये समझ लीजिए जो उद्यान घोटाला जिसके चर्चा बहुत पेपरों में आई थी, ये उससे भी बहुत बड़ा घोटाला है। और कई पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और ना उनके बारे में जानकारियाँ ये होती हैं कि ये पॉलिसी भी है, और वो विभाग में ही अंदर खाने सब धरातल में नहीं आके अंदर फाइलों में ही दब के रह जाती है, और वो पैसा कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो वो सब निकल के आने वाला है। अच्छा, ज़मीनों से जुड़े हम इंटरव्यू को रैप करेंगे, उससे पहले आप कुछ और इश्यूज़ के बारे में बताइएगा कि इस ड्यूरेशन में जो आपने देखा हो कि और कौन कौन से विभागों में करप्शन एक्चुअली होता किस किस पैमाने पे है जो आपकी पकड़ में आया हो। आम आदमी को तो यही लगता है कि कहीं पे किसी से अगर डायरेक्टली घूस मांगी जा रही है तो वो करप्शन है, या लोगों को ये लगता है कि टेंडर बढ़ रहे हैं तो उसमें जो कमीशन कटता है वो करप्शन है, या जैसा कि आपने बताया पौधों की खरीद में ज़मीन पे ऐसे दिखाए जाते हैं कि इतने में लगने हैं 20 ग्राउंड पे और कागज़ों में दिखाए जाते हैं 100। तो जो आपने कुछ पॉइंट्स पकड़े हों कि अलग अलग विभागों में, मान लीजिए वन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इस तरह के जो विभाग हैं इनमें किस किस स्तर के जो करप्शन है आम लोगों को समझ में आए तो शायद मॉनिटरिंग आसान हो पाए, लोग आगे से नज़र रख पाएँ। एजुकेशन वगैरह का तो अलग ही इशू है। मैं आपको मेडिकल का बताता हूँ। मेडिकल का बताइए। मेडिकल का देखो, सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड में 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वो एक्ट कई स्टेटों ने अडॉप्ट करे, जिसमें उत्तराखंड भी है। अडॉप्ट करने के बाद वो धरातल पे काम नहीं हुआ, वो कागजों पे ही दब के रह गया। अगर वो चीज़ किसी भी मंत्री ने हमारे यहाँ या विधायक ने विधानसभा में आज तक इस मुद्दे को उठाया ही नहीं, वो एक्ट लागू होने से आपका एक रेट लिस्ट जारी होगी जो एक आम आदमी के लिए है। एक तो आयुष्मान की रेट लिस्ट है, एक गोल्डन कार्ड की रेट लिस्ट है, एक है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाइएगा, आप ये देखेंगे वो उस एक्ट के अंतर्गत एक बोर्ड लगा होगा और उस पर रेट लिस्ट लिखी होगी, पर किसी भी हॉस्पिटल में ये लगी नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो मान लो आयुष्मान में दे रखा है कि मेरा इलाज स्टंट पड़ने हैं मेरे, वो 30,000 का रेट है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी वो 30,000 का ही होगा। अच्छा, वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एक्ट अगर अच्छे से लागू हुआ तो कोई भी हॉस्पिटल उस 30,000 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। पर लेकिन विकेश भाई, ये भी कई हॉस्पिटल्स में जैसे हम देखते हैं वो लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी का डिफरेंस हो जाता है और अच्छी क्वालिटी के स्टंट हो जाते हैं, या इस तरह से। यही तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है कि आपको रेट लिस्ट लागू करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपको ये नहीं कि मैक्स में वो 5 लाख का पड़ रहा है
और वो एक प्राइवेट दूसरे नर्सिंग होम में वो 3 लाख का पड़ रहा है, किसी में भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आएगा तो एक रेट बन के, जो रेट आएगा वो एक रेट, एक ही जगह, हर जगह एक ही रेट रहेगा। अच्छा। अब मान लो मैक्स वाला आयुष्मान में इलाज करता है या गोल्डन में इलाज करता है, वो कैसे कर लेता है? क्योंकि एक रेट लिस्ट बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। पर इस वाले को अगर बना देंगे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, ये रेट लिस्ट लागू हो जाएगी, तो ये जितने भी यहाँ मेडिकल कॉलेज या आपका नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग होम वगैरह जितने चल रहे हैं, सब पे एक रेट पे इलाज होगा। अच्छा, तो इसीलिए ये लागू नहीं कर रहे हैं। लागू मतलब उत्तराखंड में वो एडॉप्ट हो चुका है, एडॉप्ट मतलब कायदे से तो वो एडॉप्ट लागू है। लागू है। हाँ, पर लेकिन सीएमओ इनको धरातल में लागू नहीं कर रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल के पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है, क्योंकि अच्छा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जो बायलॉज हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। दूसरी चीज, इसमें किसी भी मंत्री ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी भी विधायक ने कोई पार्लियामेंट, अगर ये इलाज हो जाएगा तो आपका इलाज इतना सस्ता हो जाएगा। जो हम इलाज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, अब शिक्षा में आ जाइए, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। जी। किसी भी स्कूल में 20% या 25% आर्थिक गरीब बच्चे या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्व होगी। किसी में हो रहा है? इसमें हमारा काम चल रहा है, स्वास्थ्य में हमारा काम चल रहा है। अब जो काम चल रहा है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एजुकेशन में किसी भी, आप चाहे ये बड़े बड़े सेंट थॉमस हो जाए, सेंट जोसेफ हो जाए, हर एक में उन बच्चों के लिए एजुकेशन की सीटें रिजर्व होंगी। उसमें शायद विकेश भाई, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उसमें शायद एक क्लॉज है कि वो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू नहीं होगा। वो सब पे लागू होगा। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नहीं गवर्नमेंट नहीं, सॉरी प्राइवेट में है, हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद मतलब मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन राइट टू एजुकेशन में जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें एक क्लॉज है कि जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, तो जनरली ये जो कॉन्वेंट्स हम देखते हैं ये क्रिश्चियंस के माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इस वजह से मैं उसी में जा रहा हूँ जी। अब प्राइवेट स्कूल्स कोई से भी आ जाए, जितने भी, अगर इंग्लिश मीडियम्स में आप लेके चले, या अब नाम जैसे सेंट जॉर्ज हो जाए, सेंट जूस हो जाए, कोई सा भी हो जाए, उसमें आपका 20-25% उसमें रिजर्व कोटा रहेगा। पर यहाँ पर नहीं है। आप अभी आरटीआई डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने चल रहे हैं। अब जो एजुकेशन मेडिकल आपको फ्री देने की जो बात होती है, उसमें काम कहाँ हो रहा है? सारे कॉलेजेस वगैरह उनके हैं। अब ग्राफिक एरा में भी अगर आयुष्मान कार्ड चल रहा है, पर लेकिन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का वो नहीं चल रहा। आप मीडिया कवरेज करते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, कहीं पर भी अगर आपको बोर्ड, रेट के बोर्ड लगे हुए दिख जाएं, तो मैं आपको बता, तब आप वो देखिएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। तो ये जितनी ये बातें हो रही हैं ना कि हम स्वास्थ्य का कर रहे हैं, हम एजुकेशन का कर रहे हैं, और गवर्नमेंट क्यों नहीं करवाती, इस बारे में भी बताइए। देखिए कि मतलब सरकार को सीधे सीधे कमीशन मिलता है हॉस्पिटल से, तो ये तो जग जाहिर है। अब क्यों नहीं हो रहा है? सब देखिए फ़ायदा किसे हो रहा है? अब हरक सिंह उनका मेडिकल कॉलेज है, किसी का भी लगा लीजिए, या ग्राफिक एरा जो है, आप गुरु राम राय को भी लगा लीजिए, ट्रस्ट के चल रहे हैं, पर उसमें वो इलाज है, आप वहीं चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, किसी पे भी नहीं है। दिखावा कुछ और हो रहा है, धरातल में काम कुछ और हो रहा है। वो उससे विकेश नेगी को फायदा नहीं हो रहा है, वो सब लोगों को फायदा होगा। अगर लागू होता है तो सभी का फायदा, वो लागू है, हाँ। पर धरातल पे काम मतलब, नहीं हो रहा है। तो ये सब आम आदमी के लिए जो ये कह रहे हैं कि इलाज इतना महंगा हो रहा है, वो महंगा नहीं हो रहा है, सरकार ही नहीं कर रही है।
अगर क्लिनिकल स्टैंडर्ड लागू हो जाए, आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, रेट लिस्ट लागू होंगे, हर एक हॉस्पिटल में बोर्ड लगेंगे, उसके अनुसार इलाज होगा। कुछ राज्य हैं देश भर के ऐसे जहाँ पर बहुत अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका तमिलनाडु है, केरल है, अच्छा, और शायद दिल्ली है, या कोई और 3-4 राज्य और हैं जहाँ पर ये प्रभावी तरीके से पूरा चल रहा है। अच्छा, आप नेट में सर्च मार लीजिए। तो हम खाली एक उसकी बात करते हैं कि जी वहाँ वो टेंडर वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इन मुद्दों पे तो आज तक किसी ने बात ही नहीं करी है। इससे आम लोगों के लिए बहुत सस्ता इलाज होगा। और इस मामले को भी आप बतौर जनहित याचिका लेके जा रहे हैं? मैं उसमें काम चल रहा है मेरा। अच्छा। मैंने कई डॉक्यूमेंट इकट्ठे भी कर लिए हैं, इनके एक्ट भी निकाल लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब देखो, क्योंकि देखो अब इतना सारा काम है तो हर एक उसमें टाइम लगता है। और किसी के साथ मैं कंक्लूड भी करूंगा इसको कि ये मोटिवेशन कहाँ से आता है विकेश भाई, क्योंकि बड़ा थैंकलेस जॉब है एक्टिविज्म जो है, वो तो मतलब जुनूनी काम है, इसमें कहीं से पैसा तो है नहीं, आपका प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होती होगी, आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी, क्योंकि आरटीआई का और पीआईएल का ड्राफ्टिंग का बल्क में आपके पास इन्फॉर्मेशन आती होगी। कोई विभाग तो आपको एक साथ 10,000 पन्ने का फाइल दे देता होगा, उसको बैठ के छांटने में टाइम लगता होगा। देखिए होता क्या है, जब आप अपने प्रदेश के लिए, क्योंकि जो आपने देखा है देहरादून उत्तराखंड को, जो आपने महसूस किया है, उस पे इतनी अति हो जाए ना तो वो बड़ा चुभता है। और बहुत सी चीज़ें मैंने बोला ना, अब इसको करने के लिए हमने बहुत कुछ फेस भी करा है। जो कितना मुश्किल होता है सरकार से सीधा सीधा ऐसे भिड़ना। देखिए मुश्किल तो है, पर लेकिन क्या है, मैं उसमें अपना फ़ायदा नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने प्रदेश का फ़ायदा देख रहा हूँ। हमारे यहाँ बर्बाद हो चुका है। अब ये आप, मैं बताता रहा हूँ, ये चीज़ें लागू होंगी या ये चीज़ें वो होंगी, अब पॉल्यूशन दूर होगा, फॉरेस्ट अच्छा वो होगा, तो विकेश नेगी को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो आम लोगों को होगा ना, सबके लिए होगा। मेडिकल इतना सही वो हो जाएगा, इलाज सही सस्ता हो जाएगा। भाई विकेश नेगी को मान लो एक दिन बीमार हो गया, 2 दिन बीमार हो गया, अब जो लोग और बीमार हो रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वो धरातल में उनको इतना सस्ता इलाज तो मिलेगा। जो बार बार आयुष्मान आयुष्मान बात कर रहे हैं, ये चीज़ें लागू हों तो सबके लिए लागू होगी ना। विकेश नेगी का फ़ायदा नहीं है, ये हमारे प्रदेश का फ़ायदा होना है, आम लोगों के लिए वो होना है। तो एक जुनून होता है जो है, बस। चलिए, आपका ये जुनून जो है वो बरकरार रहे और उससे पूरे प्रदेश के लोग लाभान्वित होते रहें। हम लोगों के आपके हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी मिलती हैं जो तमाम, मैं पिछले 11-12 साल से जर्नलिज्म में जब से हूँ, तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और राज्य स्तर पर भी तमाम आप लोगों की तरह के एक्टिविस्ट ही हैं जो एक तरह से वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस के लिए महीनों महीनों मेहनत करते हैं, जिन पर हम लोग बड़ी आसानी से रिपोर्ट बना देते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के पीछे आप लोगों के कई महीनों का जो संघर्ष होता है वो सामने नहीं आ पाता। मेरा प्रयास ये भी था इस पॉडकास्ट में कि लोग डायरेक्टली आपसे मिलें, आपको जानें, आपको पहचानें, आपकी उस जर्नी को देखें कि कितना लंबा संघर्ष होता है जब हम एक पीस, एक पन्ने की इन्फॉर्मेशन देखते हैं और ये देख लेते हैं कि मंत्री जी की संपत्ति पिछले 5 साल में 100 गुना बढ़ गई। उसको खंगाल कर बाहर लाने में आपने कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितनी मेहनत लगाई है, वो लोगों तक पहुँचे। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया विकेश भाई। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे एडवोकेट विकेश नेगी। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात एक और पर्सनालिटी से। तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें बारहमासा।